यंग एडवोकेट जो अभी जस्ट पास आउट हो चुके हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम किस तरह का ऑफिस ज्वाइन करें। ख़ास करके ये समस्या होती है जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट होते हैं, जिनके कोई भी फैमिली में एडवोकेट नहीं होता है। तो उस कंडीशन में उन्हें सबसे स्टार्टिंग में यही समस्या होती है कि अभी तो लॉ कंप्लीट हो चुका है, बट अभी आगे हम कहाँ से कैसे क्या करें। तो इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे कि स्टार्टिंग के दौर में आपको किस तरह का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए, खास करके जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हैं। सबसे पहले जैसे आप पास आउट होते हो तो आप ये मत सोचिए कि हमें प्रैक्टिस कहाँ करनी है। बहुत लोग ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम हाई कोर्ट से शुरू करेंगे, सेशन कोर्ट से शुरू करेंगे या स्मॉल कोर्ट से शुरू करेंगे। ये सब सोचने के चक्कर में ही उनका 3 से 6 महीने या 1 साल चला जाता है, जिससे ना तो कोर्ट में आते हैं और ना ही अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो मेरा आपसे ये सुझाव है कि जैसे ही आपका लॉ कंप्लीट होता है, आप डे 1 से कोर्ट आना चालू कर दीजिए। चाहे आप हाई कोर्ट में आइए, चाहे सिटी सिविल कोर्ट में आइए, चाहे सेशन कोर्ट में, बट आप कोर्ट आना शुरू कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। दूसरा पॉइंट, आप ऐसा ऑफिस ज्वाइन कीजिए जहाँ पे काफ़ी जैसे फैमिली रिलेटेड, क्रिमिनल, सिविल, ऑल टाइप्स जहाँ पे केसेस हैंडल किए जाते हों। आप स्टार्टिंग के दौर में वो एसोसिएशन या वहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्या स्टार्टिंग के दौर में ऐसा होता है कि हमें कम से कम 2 साल आपको जो क्रिमिनल, सिविल, फैमिली जो भी केस आपके पास आते हैं, वो सारे केस आप अपने सीनियर के निगरानी में उस पर काम कीजिए, उसको देखिए काम कैसे होता है, क्या होता है। क्योंकि ज़्यादातर जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट होते हैं, इनका कन्फ्यूजन ये बना होता है कि मुझे क्रिमिनल में प्रैक्टिस करना है या मुझे सिविल में करना है या मुझे फैमिली में करना है। तो उस कंडीशन में भी इनकी प्रैक्टिस काफ़ी पीछे हो जाती है। तो मेरा आपसे ये सुझाव है कि जैसे आपका लॉ कंप्लीट होता है, तो स्टार्टिंग के दौर में अराउंड 2 इयर्स आपको जो भी काम और जहाँ से भी काम आते हैं वो काम आप शुरू कर दीजिए। तीसरा, आप कोई बहुत बड़ा फर्म ज्वाइन मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है, मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया कि आपको बड़े फर्म में तो नाम तो एक वहाँ पे बहुत बड़ा होता है, बट क्या होता है कि आपको कोई भी चीज़ समझने के लिए या उसको सीनियर आपको उतना समय नहीं दे पाते। तो इस हिसाब से जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते हैं सीनियर, आप उनके साथ में स्टार्टिंग के दौर में काम करोगे तो आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि आपको सीनियर भी काफ़ी ध्यान दे सकते हैं, कोई केस के रिलेटेड क्या है, कैसा है। तो आपको जो छोटे छोटे इंडिपेंडेंस एडवोकेट होते हैं ना, उनके साथ में आप काम करेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा। एंड तीसरा पॉइंट, आप सबसे पहले अपने ड्राफ्टिंग पे डॉक्यूमेंट कंपाइलेशन कैसे होते हैं, उस पर एग्जिबिट कैसे होती है, ये सब के बारे में भी आपको शुरू से ये सब के बारे में आपको काफ़ी ध्यान देना होगा केस के रिगार्डिंग। क्योंकि शुरुआत के दौर में हमको सीनियर उतना काम नहीं देते हमारे ऊपर वर्कलोड, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अभी आपको इतना कुछ नहीं इस लाइन के बारे में पता है। तो आपको स्टार्टिंग के 2 साल के अंदर जो केस के बेसिक पॉइंट्स होते हैं, ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छी तरीके से सीख जाना चाहिए, जिससे कल को आप अपने सीनियर के साथ में या फिर आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी करते हो तो आपके लिए सब बहुत ही बेनिफिट होगा। फिर चौथा पॉइंट, जैसे आप
अपने सीनियर के साथ में कोर्ट भी जाइए, साथ में उनको ऑब्जर्व कीजिए कि आपके सीनियर कैसे केस में स्टैंड लेते हैं। कोई आर्गुमेंट है, आप अपने सीनियर के साथ में रहिए और कोर्ट को पूरा आप एनालिसिस कीजिए कि यहाँ पे कैसे क्या चल रहा है। कल को अगर आप भी उस लाइन में हो, आपको भी अपना खुद का केस स्टैंड करना होगा, तो कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, ये सब बहुत ही बेनिफिट आपके लिए होगा। और ख़ास करके जब भी आपका सीनियर किसी क्लाइंट के साथ में किसी केस के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं या कोई बात केस के रिगार्डिंग होती है, तो उस पर भी आप थोड़ा ध्यान से सुनिए वो चीज़ को और समझिए कि क्लाइंट क्या बोलना चाहता है, उसको क्या रिलीफ चाहिए, आपके सर उसके एवरेज में उनको क्या ओपिनियन दे रहे हैं। क्योंकि आगे चल के आप भी जब सीनियर बनोगे तो ये सब चीज़ें आपको भी फेस करनी होंगी, क्योंकि उस टाइम पे जब कोई भी केस आपके पास लेके आता है तो आपको वो अपनी पूरी बातें बताता है वो केस के रिगार्डिंग, और उसके बाद उसको उस केस में क्या रिलीफ चाहिए, आगे उन्हें कैसे अपना केस को स्टैंड करना है, ये सब फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी सब आप अपने सीनियर के साथ में रह के 2-3 साल के अंदर आप जितनी जल्दी हो ये सब सीख लीजिए, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। 5वां पॉइंट, आप जब भी अपने सीनियर के साथ में किसी क्लाइंट के साथ में या कोई दूसरे एडवोकेट के साथ में कोई केस के रिगार्डिंग डिस्कशन करते हो या आप उनसे मिलते हो, तो वहाँ पे आपका भी एक फेस वैल्यू बनता है, जिससे कल को आपको भी वहाँ से जो आपको काम आने लगा उसके रिगार्डिंग वहाँ से भी आपको थोड़े थोड़े काम आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे लाइन में सबसे बहुत ही बेनिफिट होता है आपका नेटवर्क। आपका नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना अच्छा, ये आपके प्रैक्टिस में बहुत ही बेनिफिट होता है। क्योंकि अगर आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको लोग पहचानेंगे नहीं तो आपके पास कोई अच्छे काम नहीं आएंगे, और जब काम नहीं आएंगे तो फिर आप 1-2 साल 3 साल में आप एडवोकेसी में प्रैक्टिस किए, और फिर जब घर की जिम्मेदारियां बढ़ने लगी और आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है सही से, तो उस कंडीशन में आपको लगता है कि अभी प्रैक्टिस में कुछ बचा नहीं है और अब हम प्रैक्टिस छोड़ के कोई दूसरी फील्ड में ज्वाइन कर लें। ऐसे मतलब अक्सर जो यंगर एडवोकेट होते हैं और जो खास करके अपने फैमिली के फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट होते हैं, इनमें ये सब चीज़ें देखने को बहुत मिलता है कोर्ट में। ये बहुत ही कॉमन बात होती है कि पहले स्टार्टिंग में नए होते हैं, काफ़ी उनको एक होता है कि हम जाके कोर्ट में ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और ये सब चीज़ें ये ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि थोड़े टाइम ये कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, बाद में इनके ही होता है कि अभी यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है, पैसे कुछ अर्न हो नहीं पा रहे हैं, तो वो चुपचाप से ये एडवोकेसी फील्ड ही छोड़ देते हैं। क्योंकि जब इन्हें 2 साल 3 साल किसी सीनियर के साथ में सीखना चाहिए, तब वहाँ पे ये ध्यान नहीं देते, और बाद में जब इनके पास कोई केस नहीं आता तो ये सब के रिगार्डिंग इनको समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और ख़ास करके आपके कोर्ट में आप अपने आप को ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए, जैसे वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, वाइट कोट, आप बैंड। ये मतलब क्या है कि आपको केस में कितना पता है, क्या पता है, आपको लॉ कितना पता है, ये एक सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या होता है, जब भी क्लाइंट आपसे मिलेगा, आपसे कोई चीज़ बातें करेगा, तो सबसे पहले वो आपको देखेगा, जो आपकी ड्रेसिंग सेंस है आपको वो ऑब्जर्व कर लेगा कि ये एडवोकेट हमारे काम के लिए है या नहीं है। क्योंकि क्या है, अभी जो भी जैसा दौर चल रहा है ना, इस टाइम पे सबको सब चीज़ पता है। ऐसा नहीं है कि मैंने लॉ किया है तो किसी को लॉ नहीं पता है, या उसने ये फलाना कोर्स किया तो हमको नहीं पता है। बट वही है कि जैसे
हम एडवोकेट हैं तो कोर्ट में रिप्रेजेंट हमको करना पड़ता है केस। ये तो जो प्रोफेशनल क्लाइंट होते हैं तो आपको उनके साथ में प्रोफेशनल तरीके से ही व्यवहार करना होगा, नहीं तो आपका वो आपके पास आएंगे नहीं और फिर आपको केस मिलेगा नहीं और इससे आपके अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग में आपको करना ही चाहिए। और साथ ही साथ जब भी आप कोर्ट में जाते हो, बहुत सिंपल सी बात है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए। कौन से केस में आप अपना अपीयरेंस देने वाले हो, उस केस में लास्ट डेट पे क्या हुआ था, आज मैटर किसके लिए है, तो बेसिक चीज़ें ये भी आपको पता होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप भी केस में स्टैंड ले सकते हो। आप नए हो ठीक है, लेकिन क्या है कि जब आप जज साहब के सामने अपनी बातें रखोगे, आप बहुत से ऐसे एडवोकेट होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता है कि हम मैटर में हम किसके लिए हैं, कंप्लेनेंट के लिए हैं, रिस्पोंडेंट के लिए हैं, प्लेंटिफ के लिए हैं, डिफेंडेंट के लिए, उन्हें यही नहीं पता होता है। बस उठ के चले जाते हैं और बोलते हैं कि हमें मैटर की बैक करवाना है, हमारे सीनियर ऑन द वे हैं। ऐसा भी नहीं चलता है। तो स्टार्टिंग के दौर में कम से कम आपको 2 साल किसी के साथ में, और मेरा सुझाव मानो तो आप ऐसे फर्म को या ऐसे इंडिपेंडेंट एडवोकेट को ज्वाइन करो जहां पे उनके पास मल्टीपल टाइप के केसेस आते हों। आपको उसमें ये बेनिफिट होगा कि आपको सारे केसेस के बारे में जानकारी हो जाएगी, जिससे कल को आप उसमें प्रैक्टिस करो या ना करो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट कोई भी आपको उसके बारे में पूछेगा तो आप बेझिझक होके उसको बेसिक जो कंसेप्ट है, उसका जो बेसिक कंफ्यूजन है, ये आप दूर कर सकते हो। तो जिससे उसको भी आपके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कि नहीं, हमारे वकील साहब हैं, ये हमारा काम कर सकते हैं। भले ही आपको काम नहीं आता हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बट अगर एक बार क्लाइंट आपसे कन्विंस हो गया तो आप उसी केस को लेके आप कोई अपने सीनियर या अपने कोई कलीग जो उस लाइन में अच्छा काम करते हो, आप उनसे कंसर्न करके या उनका साथ में वकालतनामा पे नाम रख के आप ये काम करवा सकते हो। जिससे क्या होगा कि आपका क्लाइंट भी आपसे हैप्पी, इससे आपने अपना काम किसी दूसरे एडवोकेट को दिया, उसको भी उसमें कुछ परसेंटेज देते हो, तो उस कंडीशन में आपको दूसरे एडवोकेट में भी आपकी एक स्टेटस मेंटेन होता है, जिससे आपका एक नेटवर्क बिल्डअप होता है। कल को वही एडवोकेट जो काम आपको आता होगा उसके रिलेटेड वो आपको वो काम अपने पास से ला के देगा और बोलेगा कि भाई आप ये काम करके दीजिए, हमारा ऐसा ऐसा जो भी हम आगे समझ लेंगे। तो इससे क्या होता है, एक दूसरे को साथ में लेके, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस भी अच्छी कर सकते हो और फिर आगे चल के आप एक इंडिपेंडेंस अच्छे वकील भी बन सकते हो। क्योंकि अक्सर जो यंगर एडवोकेट होते हैं और ख़ास करके जो अपने फैमिली में फर्स्ट जनरेशन, क्योंकि इन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। इसका साक्षात मैं खुद, जैसे मैं आपको और भी वीडियो में बोला हूँ कि जैसे हमें जो चीज़ स्टार्टिंग में नहीं पता होती है तो आपको यहाँ पे कोई भी बताने वाला नहीं है कि आप क्या करो कैसे करो। बट है कि अगर आप सोचते ही रह गए मुझे इसमें करना है उसमें करना, उससे पहले आप सोचिए कम और काम पे फोकस कीजिए। आप कोर्ट में जाना चालू कीजिए, अपने सीनियर को एनालिसिस कीजिए, वो क्या काम करते हैं कोर्ट में, कैसे काम करते हैं, कोर्ट में कैसे अपने केस को स्टैंड करते हैं, ड्राफ्टिंग पे क्या ध्यान देते हैं, प्रेयर्स कैसे फाइंड आउट कहाँ से होता है, जजमेंट कहाँ से लेते हैं। ये सब चीज़ें जब आप देखेंगे, उसे एनालिसिस करेंगे, समझेंगे, तो धीरे धीरे ये एक दिन का काम नहीं है और ये कोई पार्ट टाइम जॉब भी नहीं है। आपको मैं बहुत ही क्लियर बताता हूँ कि इसमें आप सुबह 9 बजे, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई केस में हमारा आर्ग्यूमेंट या कोई
इनिशियल स्टेज पे काम चालू है किसी केस में, तो हमें सुबह 7 बजे भी पहुंचना पड़ता है, भले कोर्ट 11 बजे बैठे। और उसके बाद शाम को आने का कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। कभी ऐसा होता है कि हम लेट नाइट आते हैं, 11 बज के 12 बज के हम ऑफिस के अंदर ही बैठे रहते हैं अपने केस के रिगार्डिंग, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। और फिर उसके दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग हम वापस सुबह 6 बजे 7 बजे ऑफिस टच कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ना हमारा क्लर्क आया हुआ रहता है, ना ऑफिस बॉय, कोई भी नहीं आया होता है। हम डायरेक्ट अपने ऑफिस पे आके अपना काम चालू करते हैं और फिर उसके बाद ठीक 10:30 पौने 11 बजे हम निकल जाते हैं अपने कोर्ट के लिए। और ऐसे 1 दिन 2 दिन 4 दिन, कभी कभी ऐसा होता है कंटिन्यू हम हफ्ते 10 दिन काम किए, हम भी बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के दौर में ये सब चीज़ें करना ही पड़ेगा, तब जाके आप कहीं कुछ थोड़ा अपना इस एडवोकेसी के इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, नाम कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे सरवाइव करना बहुत टफ है। कोई किसी को यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता, सबको अपने हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन आप अपने काम को लेके इनिशिएट रहते हो, अपने काम को लेके आप पंक्चुअल हो, आप बिना टाइम देखे आप अपना काम करते हो, तो ये सब चीज़ें आपको इस इंडस्ट्री में बहुत ऊपर लेके जाएगी। क्योंकि स्टार्टिंग के दौर में जब हम एडवोकेट नहीं होते हैं, हम कॉलेज में पढ़ाई करते रहते हैं और हम किसी सीनियर को जब ज्वाइन करते हैं ना, तो हमें सीनियर कॉलेज ख़त्म होने के बाद हम सीनियर के पास जाते थे, 2-3 घंटे काम किए, शाम को 4-5 बज गया, सीनियर बोलता तुम चले जाओ। आप मस्त घर पे आए, फिर वही सुबह आपका रूटीन, आप सुबह कॉलेज गए, फिर आप आते हो ऐसा, तो आपको लगता है सब अच्छा चल रहा है, ऐसा ही है। बट नहीं, जैसे ही आप एडवोकेट बनते हो और आप उस सीनियर के पास वापस जाते हो, तो सीनियर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि अब आप जूनियर नहीं रह गए, अब आप एडवोकेट हो। एडवोकेट में जो चीज़ें हम फेस कर रहे हैं, अब उसका डिमांड होता है या फिर उसकी इच्छा होती है कि आप उनसे ज़्यादा काम कीजिए उस केस के रिगार्डिंग। तो फिर पहले तो आपको लगता था कि हम 4-6 घंटे काम किए, अभी निकल आए, संडे सैटरडे छुट्टी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे आप एडवोकेट बनते हो, आपके पास ऑल इंडिया बार काउंसिलिंग का सनद आता है, सर्टिफिकेट आता है, उसके बाद से आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। अगर आपको लिटिगेशन, खास करके अगर लिटिगेशन में प्रैक्टिस करना है तो, और वो भी इंडिपेंडेंट एडवोकेट बन के। इंडिपेंडेंट एडवोकेसी नॉट इजी। यहाँ पे मार्केट में रह के आपको अपना काम भी करना पड़ेगा, साथ ही साथ अपने क्लाइंट भी डेवलप करने पड़ेंगे। कहाँ से आपको काम लेना है, पुलिस स्टेशन, फिर जो आपके सीनियर होंगे उनसे भी आपको एक अच्छा रैपो बना के रखना पड़ेगा। मतलब आपको काफ़ी कुछ, आप इसमें ये नहीं बोल सकते हो कि आज शनिवार है तो मैं नहीं आऊँगा, कल संडे है, होली है, दिवाली है, ऐसा नहीं है। आप क्रिमिनल में प्रैक्टिस करते हो तो आपको 24/7 हावर्स आपको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम का कोई भी लिमिटेशन नहीं है। और जैसे ही आप एक जूनियरशिप से एडवोकेट, अधिवक्ता आपके नाम के आगे लगना शुरू हो जाता है, वैसे ही आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पे इतना इजी नहीं है, क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें हल्के में लेते हो, इस पे ध्यान नहीं देते हो, स्टार्टिंग के दौर में आप नहीं समझते हो ड्राफ्टिंग कैसे किया जाता है, कोर्ट में अपीयरेंस कैसे दिया जाता है, क्लाइंट के सामने अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लाइंट की कौन सी बातें हमें ध्यान देनी चाहिए, वो हमें क्या बताना चाहता है अपने केस के बारे में। ये सब चीज़ें अगर आप टाइम पर नहीं सीख पाओगे या नहीं करते हो, ऐसा तो कोई चीज़ नहीं है कि जो आप सीखना चाहो और नहीं सीख सकते हो, बट वही होता है कि स्टार्टिंग के दौर में आप
इतना ध्यान देते नहीं हो। आपको लगता है नहीं नहीं अभी इसके बाद हम कुछ और करते हैं, और अगर नहीं हुआ तो हमारे पास लॉ की डिग्री है ही है, हम प्रैक्टिस करेंगे। और बाद में ऐसा होता है कि आपका ना वहाँ पे कुछ होता है और ना यहाँ पे ही कुछ हो पाता है। क्यों? क्योंकि ये जो एडवोकेसी है, ये जिसके ग्रैंडफादर पिताजी इस इंडस्ट्री में हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए ठीक है, और जैसे भी करें लेट करें वो सब उनका बना बनाया जाता है ऑफिस। बट मेरा यही बोलना है, ख़ास करके जैसे हम यंग जनरेशन एडवोकेट हैं, हम अपने फैमिली में फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हैं, तो उस कंडीशन में ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। दूसरा चीज़, हमारे यहाँ पे डिसिप्लिन अपने काम को लेके बहुत मैटर करता है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आप अपने काम को लेके पंक्चुअल नहीं हो, तो आपके पास लैक्स ऑफ नॉलेज हो कोर्ट का, वो कोई मैटर नहीं करता। क्योंकि यहाँ पे कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, सबको यहाँ पे खुद से बनना होता है, और वो अपने हिसाब से धीरे धीरे कुछ ना कुछ कर लेता है। तो उसके अलावा आपके अंदर डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है हमारे लाइन में, क्योंकि जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तब तक आप इसमें भी कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। एंड मेरा आपसे ये बोलना है कि स्टार्टिंग के दौर में, जैसे खास करके जैसे आपकी लॉ कंप्लीट हुई और उसके बाद आप किसी भी सीनियर को ज्वाइन करते हो, तो कम से कम 2 साल आप उसके साथ में काम कीजिए, और आपका सीनियर जो भी बोलता है आपको करने के लिए, कोर्ट में डिपार्टमेंट में जाने के लिए, इसको झेरॉक्स करके लेके आओ, इसको स्टिचिंग करो, इस पर कोर्ट फीस लगाओ, इसको अफर्मेशन करो, XYZ वो कुछ भी बोलता है, आपको बिना काउंटर क्वेश्चन किए वो चीज़ें करना ही पड़ेगा। जिससे क्या होता है, आपका सीनियर जो भी ये आपसे करवाता है मिसलेनियस वर्क, ये भी कोर्ट का एक पार्ट का हिस्सा है। इसके बिना आप एक परफेक्ट एडवोकेट नहीं बन सकते हो, क्योंकि हमने भी स्टार्टिंग के दौर में झेरॉक्स करवाना, फिर जाके स्टिचिंग करवाना, फिर उधर जाके लाइन में खड़े होकर उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करना। क्योंकि आपके पास मैन पावर हो या आपके पास ऑफिस बॉय है या आपका क्लर्क है, ठीक है, कभी वो नहीं आ पाया, या उसकी तबीयत खराब है या उसको छुट्टी चाहिए, तो उस कंडीशन में अगर आप उसके ऊपर डिपेंड रहे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या और कैसे करना है। तो उस कंडीशन में भी आपको ये सब चीज़ें पता होंगी, आते रहेंगे, तो आप एक सेल्फ इंडिपेंडेंट रहेंगे, जिससे आपको किसी को ऊपर आपको निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से पहले आके सारे पेपर्स रेडी कर सकते हो, कहाँ पे अफर्मेशन करवाना हो करवा दोगे, जेरॉक्स कहाँ पे लेना है, स्टिचिंग कहाँ पे करना है। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है, उनका कमांड और आर्ग्यूमेंट में बहुत अच्छा है, उनको ड्राफ्टिंग में बहुत अच्छा है, लेकिन उनको डिपार्टमेंटल का नॉलेज जीरो होता है। तो वो भी कंडीशन में आप एक अच्छे एडवोकेट नहीं बन सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी के ऊपर डिपेंड रहते हो कि अगर ये नहीं रहा तो फिर मैं ये काम कैसे करूँगा, क्योंकि मेरा काम तो आर्ग्यूमेंट का होता है। कोर्ट में आर्ग्यूमेंट के अलावा भी वकालत में ये जो भी काम होते हैं, ये भी उसके एक पार्ट का हिस्सा है। ना कि आपको लगता होगा कि ये क्या चल रहा है, मैं एडवोकेसी की पढ़ाई किया हूँ, मैंने लॉ का 3 साल या 5 साल, मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ, LLM कर रहा हूँ, या मैंने XYZ और भी कोई पढ़ाई किया है, तो उस कंडीशन में मैं ये छोटे मोटे काम क्यों करूँ। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई भी चीज़ छोटा नहीं होता, कोई भी चीज़ बड़ा नहीं है। आपको स्टार्टिंग के दौर में ये सब चीज़ों पे ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद फेस किया है, और मैंने भी स्टार्टिंग के दौर में देखे हैं कि अगर आप ये सब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हो तो आगे चल के आपका फिर यही होता है कि एडवोकेसी में कुछ रखा तो है नहीं,
कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आप पैसे नहीं कमा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे और भी एडवोकेट हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। ऐसा बहुत सारे लोगों का बहुत सारा डिफरेंट सवाल रहता है, लेकिन कभी कोई आप ये नहीं सोचता कि हमने इस पे कितना काम किया। आपने 3 साल की लॉ किया, 5 साल की लॉ किया, या 2 साल का मास्टर्स किया, LLM किया, तो आपने प्रैक्टिस में कितना साल दिया। आप जैसे ही प्रैक्टिस में आते हो, सबसे पहले आप पैसे के चक्कर में अटक जाते हो कि कहाँ से पैसे मिलेंगे, क्योंकि क्या है, बात आपकी भी गलत नहीं है, आप सुबह उठना, फैमिली की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए आप इतनी मेहनत करते हो, वो आपकी बात से मैं एग्री हूँ। बट क्या है, ये एडवोकेसी है, यहाँ पे कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। इतना इजी नहीं है और इतना टफ भी नहीं है, दोनों चीज़ मैं बोलता हूँ। कोई भी चीज़ यहाँ पे नामुमकिन भी नहीं है और कोई इतना भी नहीं है कि आपको इजी तरीके से मिल जाएगा। ये सब चीज़ें जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है और जो मैंने देखा है कि क्यों स्टार्टिंग के दौर में काफ़ी बच्चे लॉ के जो स्टूडेंट होते हैं वो एडवोकेसी में आते हैं, लेकिन वो 2 से 3 साल या 5 साल के अंदर वो एडवोकेसी इंडस्ट्री से ही गायब हो जाते हैं, और ख़ास करके लिटिगेशन में वो दिखते ही नहीं। तो मैंने भी इसका एनालिसिस किया, समझा, और जो स्टार्टिंग में वो गलती करते हैं जिससे आगे चल के उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होता है कि हम कैसे सर्वाइव करें, क्या करें, ये सब चीज़ें देखते हुए फिर यही होता है कि लास्ट में भैया एडवोकेसी में कुछ रखा तो है नहीं, और हम किसी के साथ में पार्टनरशिप कर लेते हैं, कोई बिजनेस में आ जाता है, कोई डैडी के बिजनेस में चले जाता है, या कोई भाई के बिजनेस में, या फिर कोई दूसरी पढ़ाई किया होता है तो उस पर हिसाब से उसको कोई दूसरे सेक्टर में नौकरी मिल जाती है। इसी हिसाब से ये फिर अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं, और फिर इन्हें एडवोकेसी लॉ की तो पढ़ाई किए थे बट एक अच्छा एडवोकेट नहीं बन पाते, और इससे फिर क्या होता है, और धीरे धीरे यहाँ से हट जाते हैं। ये बात सही है कि लॉ में स्टार्टिंग के दौर में पैसे बनाना, काम मिलना, सबसे बड़ी बात तो है काम, पैसा तो यहाँ पे सेकेंडरी है। यहाँ पे काम मिलना बहुत ही टफ है, इतना इजी नहीं है। कोई भी किसी को, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, यहाँ पे जल्दी आपको कोई भी सीनियर आपको काम नहीं देगा। वो काम तभी देगा जब आप उनके साथ में रहते हो या उनके साथ में आपने काम किया है, और आपको भी वो काम का नॉलेज है, उनको ये कॉन्फिडेंस होगा कि आप उनका काम ख़राब नहीं करोगे, आप उनका काम अच्छा करके दे सकते हो। तो ये सब कंडीशन रहेगी तो जाके वो भी आपको काम देंगे, आपको 2-3 सीनियर से वो भी मिला के देंगे कि सर ये एक लड़का है जो हमारे साथ में काम करता है, आपके पास कोई इस रिलेटेड काम होगा तो आप मुझे बोलना, ये काम करके दे सकता है। तो जब धीरे धीरे आप उन्हीं लोगों के बीच में आप रहना चालू कर देते हो, उन्हीं लोगों के बीच में आप उठना बैठना चालू कर देते हो, तो वैसे आप भी बन जाते हो, और फिर धीरे धीरे काम एक दूसरे के कांटेक्ट से मिलना शुरू हो जाता है, और जिससे खास करके जो यंगेस्ट एडवोकेट हैं और जो फर्स्ट जनरेशन है, क्योंकि क्या होता है फर्स्ट जनरेशन में ये होता है ना कि इनके आगे पीछे कोई नहीं होता एडवोकेसी की इंडस्ट्री में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनको सर्वाइव करना यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अगर ये अच्छा भी किए तो कोई अप्रिशिएट करने वाला भी नहीं है, और ख़राब किए तो इनका तो करियर वैसे भी ख़त्म है यहाँ पे। क्योंकि अभी आप कोई भी केस के रिगार्डिंग कुछ ऊपर नीचे कर दिया, किसी का वारंट आ गया, किसी का बिल कैंसिलेशन करना था और उसको पुलिस पकड़ रही है, तो उस कंडीशन में आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग के दौर में आप बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले तो आप कोर्ट आना शुरू कर दीजिए। ये खास करके जो हमारे यंगर्स एडवोकेट अभी बन रहे हैं या बनने की सोच रहे हैं, और ख़ास करके फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट के लिए था कि आप अगर एडवोकेसी में प्रैक्टिस
करना चाहते हो ये, तो आपको ये सब चीज़ें कम से कम 2 से 5 साल आप अपने पेशेंस रखिए। आप पहले काम सीखिए, काम क्या होता है, फिर आगे चल के आप इसमें बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। ये बस यहीं तक। थैंक यू, आपने हमारा वीडियो देखा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।